जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन में कुछ नया और बेहतर करने का प्रयास भी जरूर कर रहे होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी हिस्ट्री एनसीईआरटी की क्लास। जो हम 7th की बुक पढ़ रहे हैं उसमें हम चैप्टर नंबर 6 का डिस्कस करने वाले हैं और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 में नगर व्यापारी और शिल्पी जनों के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक मध्य युगीन यानी कि मध्यकाल की यहाँ पे बात की जा रही है, मध्य युग की। नगर की यात्रा पर आया कोई यात्री उस नगर के बारे में कैसे अंशाएं रखता होगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि वह जो नगर है किस प्रकार का था। क्या वह एक मंदिर नगर था, क्या एक प्रशासनिक केंद्र, एक वाणिज्यिक शहर, एक पत्तन अथवा किसी एक अन्य प्रकार का शहर था। वस्तुतः कई जो नगर थे वो तो एक साथ अनेक प्रकार के थे। वे प्रशासनिक नगर तथा मंदिर होने के साथ साथ वाणिज्यिक क्रियाकलापों और शिल्प उत्पादन के भी केंद्र थे। यानी कि अगर मध्ययुग की बात करें, अगर कोई यात्री वहाँ घूमने आए तो नगर के बारे में वो आकांक्षाएं जो है वो कैसी रखता होगा। तो सिंपल सी बात है, वहाँ की चीज़ों को देखकर ही वो अपनी आकांक्षा जो है वहाँ पर उस तरह ही व्यक्त करता होगा, रखता होगा अपनी आकांक्षाओं को। और ऐसा हो सकता है कि कोई नगर ऐसा मिला हो जहाँ पर उसे कई इनमें से कई सारी एक जगह ही देखने के लिए मिल गई हो चीज़ें। तो यहाँ पर ये जो मैप दिखाया गया है ये मध्य और दक्षिण भारत में व्यापार और शिल्पकारी उत्पादन के प्रमुख केंद्र दिखाए गए हैं, कौन कौन से हैं। तो ये यहाँ पर काबुल सबसे ऊपर दिखाया गया है। इसके बाद यहाँ देखिए ये दिखाए गए हैं आपको प्लेसेस, जैसे यहाँ पर हुआ पुष्कर, अजमेर, वृंदावन, अहमदाबाद, सूरत, इधर सोमनाथ, ये बम्बई, बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर, बरार, कलकत्ता, मुर्शिदाबाद, है ना। ये हम्पी हुआ यहाँ पर, ये मूसलीपट्टनम हुआ। तो ये कुछ मेन जो प्लेसेस हैं यहाँ पर दिखाए गए हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। ये जो केंद्र दिखाए गए हैं ये कुछ प्रमुख उत्पादन के प्रमुख केंद्र रहे। यहाँ देखिए, अब बात करेंगे प्रशासनिक केंद्र की। तो प्रशासनिक केंद्र, तो अध्याय 2 में हमने चोल वंश के बारे में पढ़ा था। तो अब हम अपनी कल्पना के घोड़े पर सवार होकर चोल राजाओं की राजधानी जो थी तंजावुर, जैसा कि 1000 वर्ष पहले था, उसकी यात्रा पर चलते हैं और देखते हैं कि 1000 साल पहले जो चोलों की राजधानी थी वहाँ तंजावुर में वो कैसे कैसे और क्या क्या थी। तो वर्ष में 12 महीने बहने वाली कावेरी नदी, तो कावेरी नदी बहती थी इस सुंदर नगर के पास, बहती थी जहाँ पर चोल साम्राज्य था। वहाँ पर 12 के 12 महीने यानी कि पूरे साल भर कावेरी नदी जो है ये बहती थी। राजा राज थे, चोल द्वारा निर्मित जो राजा राजेश्वर का मंदिर है, इनकी घंटियाँ बजती हुई सुंदर सुनाई देती थी। तो ये जो घंटियाँ बजती थी ये बहुत ही अच्छी लगती थी यहाँ बजती हुई। लोग जो थे यहाँ पर नगर के वास्तुकार कुंजर मल्लन राजराज पेरुथच्चन की वास्तुकला की प्रशंसा करते हुए नहीं थकते थे। तो यहाँ पर एक वास्तुकार है जिन्होंने इसको डिज़ाइन किया था, जिसका नाम है कुंजर मल्लन। ये कुंजर मल्लन राज जो थे ये पेरुथच्चन की जो वास्तुकला है इसकी प्रशंसा करते ही रहते थे। और हमें वास्तुकार का नाम इसलिए पता है क्योंकि उसने गर्व से अपने नाम को मंदिर की दीवारों पर उत्कीर्ण किया है और मंदिर के भीतर एक विशाल शिवलिंग भी स्थापित है। इस मंदिर के अलावा नगर में अनेक राजमहल हैं, इनमें कई मंडप बने हुए हैं और राजा लोग इन मंडपों में अपना दरबार लगाते हैं। यहीं से वे अपने अधीनस्थों के लिए आदेश जारी करते हैं, मंडपों से ही। और नगर में सैन्य शिविर भी हैं, तो नगर के अंदर आपको सैन्य शिविर भी देखने के लिए मिलेंगे। और इसी के साथ साथ जो मंडप हैं जहाँ से राजा जो है अपने आदेश जारी करते हैं वो भी इन्हीं में होते थे। अगर आगे बात की जाए उन नगरों के बाज़ारों की, तो नगर जो थे वहाँ पर जो नगर हुआ करते थे तंजावुर के अंदर, तो नगर उन बाज़ारों की हलचल से भरा हुआ है जहाँ अनाज, मसाले, कपड़े, आभूषण इनकी बिक्री हो रही है। नगर के लिए जल की आपूर्ति कुओं तालाबों से होती है। तंजावुर तथा उसके निकटवर्ती नगर उरेयूर के सालिए बुनकर मंदिर के उत्सव के लिए झंडियाँ बनाने का यहाँ पर कपड़ा और राजा और अभिजात वर्ग के लिए बढ़िया सूती वस्त्र और जनसाधारण के लिए मोटा सूती वस्त्र तैयार कर रहे हैं। यहाँ से कुछ दूरी पर स्वामी मलाई में स्थापित अथवा मूर्तिकार स्थपति है। ये स्थपति अथवा मूर्तिकार उत्तम कांस्य मूर्तियाँ और लंबे सुंदर घंटा धातु के दीप बना रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों से आप ये ज्ञात कर सकते हैं, आप ये जान सकते हैं कि ये सब वहाँ पर अच्छे से मिलती होंगी उचित मात्रा में भी, तभी तो यहाँ पर बाज़ारों में आपको ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। तो यहाँ पर कपड़े भी हर तरह के बनते थे जो आपको बताए गए हैं इसमें।
अगर यहाँ बात की जाए मंदिर और जो तीर्थ केंद्र है उनकी, तो यहाँ देखते हैं सबसे पहले यहाँ पर तंजावुर का जो मंदिर है वो नगर का भी एक उदाहरण है। मंदिर नगर जो है ये नगरीकरण का एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रतिरूप प्रस्तुत करते हैं। नगरीकरण नगरों के विकास की प्रक्रिया होती है। तो नगरीकरण क्या है? ये नगरों के विकास की प्रक्रिया को ही नगरीकरण कहते हैं। मंदिर जो थे वो अक्सर समाज और अर्थव्यवस्था दोनों के लिए ही अत्यंत महत्वपूर्ण होते थे। शासक विभिन्न देवी देवताओं के प्रति अपना भक्ति भाव दर्शाने के लिए मंदिर बनाते थे। तो ये जो मंदिर बनाते थे ये अपना भक्ति भाव, यानी कि जितना अच्छा मंदिर होगा तो ऐसा भी आइडिया लगता होगा कि भाई जिसने जितना अच्छा मंदिर बनाया वो इतना ज़्यादा देवी देवताओं को मानता होगा, इतनी अच्छी भक्त होगा वो। वे मंदिरों को भूमि और अनुदान देने भूमि जो ये क्या करते थे, मंदिरों को भूमि भी देते थे और धन ये अनुदान में देते थे। जिनकी आय से धार्मिक अनुष्ठान, इनकी फिर आय से क्या होता था, धार्मिक अनुष्ठान विधि विधान से संपन्न किए जाते थे। तीर्थयात्रियों तथा पुरोहित पंडितों को भोजन कराया जाता था और पर्वोत्सव मनाए जाते थे। और मंदिर के दर्शनार्थी भी दान दक्षिणा किया करते थे। जैसे कि आज के टाइम में भी आज आप जब मंदिर जाते हो तो मंदिर में दान करते होंगे, उस समय भी ऐसी प्रथाएं होती थी। अब देखते हैं यहाँ पर ये है कांसा, घंटा धातु और लुप्त मोम तकनीक क्या थी, पढ़ते हैं इसके बारे में। तो कांसा जो होती है एक मिश्रित धातु होती है। तो एक मिश्र धातु होती है जो कि तांबे और रागे, रागे मतलब होता है टिन, तो तांबे और टिन के मेल से बनता है, दोनों को मिलाकर कांसा। तो घंटा धातु में रागे के अनुपात जो है, रागे का अनुपात किसी भी अन्य किस्म के कांसे से अधिक होता है और यह घंटे जैसे ध्वनि जो है उत्पन्न करता है। चोलकालीन कांस्य मूर्तियाँ जो कि हमने चैप्टर नंबर 2 में देखी थी, ये लुप्त मोम तकनीक से बनाई जाती थी। इस प्रविधि के अंतर्गत सर्वप्रथम मोम की एक प्रतिमा बनाई जाती थी। इसको बनाया किस तरह से जाता था, पहले तो मोम की एक प्रतिमा बनाई जाती थी, इसे चिकनी मिट्टी से पूरी तरह से लीप कर सूखने के लिए छोड़ दिया जाता था और जब वह पूरी तरह से सूख जाती थी तो उसे गर्म किया जाता था और उसके जो मिट्टी के आवरण में एक छोटा सा छेद करके बनाया जाता था उसको, ताकि छेद के रास्ते जो पिघला हुआ है मोम जो है वो सारा का सारा बाहर निकल जाए। और फिर चिकनी मिट्टी के जो खाली सांचे थे उसमें क्या करते थे, तो उस सांचे में से उसी छेद के रास्ते से होकर पिघली हुई धातु भर दी जाती थी और जब वह धातु ठंडी होकर ठोस हो जाती थी तो चिकनी मिट्टी के आवरण को सावधानी पूर्वक हटा दिया जाता था। तो उसमें से निकली हुई जो प्रतिमा है उसका जो प्रतिमा को साफ करके क्या कर दिया जाता था, फिर चमका दिया जाता था। तो इस तरह से मूर्तियाँ बनाई जाती थी। तो ये होती थी लुप्त मोम टेक्निक या तकनीक। तो पहले इन्होंने क्या किया भाई, पहले मोम से बनाया, फिर मोम के ऊपर इन्होंने मिट्टी लगा दी, फिर उसको पिघला के मोम को बाहर निकाल लिया छेद करके और फिर उस मोम के ही रास्ते से मोम निकला था बाहर, उसी रास्ते से क्या डाल देते थे, ये मिक्स पाउडर जो सॉरी जो ये जो मिक्स था कांसे का और कांसे का जो मिक्स था तांबे और रागे का, इसको डाल देते थे। फिर जब वो सूख जाता था, ठोस हो जाता था, तो फिर मिट्टी को हटा देते थे और इसे चमका दिया जाता था। इस तरह से यहाँ पर मूर्तियाँ बनाई जाती थी। मंदिर के जो कर्ता धर्ता जो थे वो मंदिर के धन को व्यापार एवं साहूकारी में लगाते थे। शनै शनै समय के साथ बड़ी संख्या में पुरोहित, पुजारी, कामगार, शिल्पी, व्यापारी आदि मंदिर तथा उसके दर्शनार्थियों एवं तीर्थयात्रियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मंदिर के आसपास यहाँ पर बसते गए और इस प्रकार जो मंदिर नगरों का विकास होने लगा। इसी के साथ इसी रीति से मंदिरों के चारों ओर अनेक नगरों का आविर्भाव हुआ। जैसे मध्य प्रदेश में भिल्ल स्वामिन यानी कि भीलसा या विदिशा और गुजरात में सोमनाथ का मंदिर। कुछ अन्य महत्वपूर्ण मंदिर नगर तमिलनाडु में कांचीपुरम तथा मदुरै और आंध्र प्रदेश में तिरुपति है। तीर्थस्थल की अगर बात करें तो तीर्थस्थल भी धीरे धीरे नगरों के रूप में विकसित हो गए। वृंदावन जो कि उत्तर प्रदेश में है और तिरुवन्नमलाई जो कि तमिलनाडु में है। ऐसे ही नगरों के दो उदाहरण हैं। अजमेर राजस्थान के अंदर 12वीं शताब्दी में चौहान राजाओं की राजधानी था और आगे चलकर मुगलों के शासन में वह सूबा यानी कि मुख्यालय बन गया और यह नगर धार्मिक अस्तित्व का एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है। सुप्रसिद्ध सूफी संत जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हैं, यहाँ 12वीं शताब्दी में आकर ये बस गए थे और उनके जो दर्शनार्थी हैं और उनके जो श्रद्धालु हैं वो सभी पंत जो हैं उनके पंथ मतों के हुआ करते थे। अजमेर के पास ही पुष्कर सरोवर है जहाँ से प्राचीन काल से ही तीर्थयात्री आते जाते रहे हैं यहीं पर पुष्कर सरोवर के अंदर। और पुष्कर मेला भी कहाँ लगता है, तो पुष्कर मेला भी राजस्थान के अंदर ही लगाया जाता है। अब देखते हैं जो छोटे नगरों का संचालन है वो क्या कहता है।
तो 8वीं शताब्दी से ही क्या था, उपमहाद्वीप में अनेक छोटे छोटे नगरों का संजाल सा बिछने लगा था। संभवतः उनका प्रादुर्भाव बड़े बड़े गांवों से हुआ था। उनमें आमतौर पर एक मंडपिका, मंडपिका मतलब जिसे बाद में जिसे मंडी कहा जाने लगा था। तो मंडपिका यानी कि मंडी होती थी, यानी कि मंडपिका। यहाँ आसपास के गांव वाले अपनी उपज बेचने के लिए आते हैं। जब आपने देखा होगा अभी भी इस टाइम में भी मंडियाँ होती हैं, फिर मंडी से सब्जी लाई जाती हैं, फिर वो तब आपके घरों तक पहुंचती है। कोई ठेले पे बेचने वाला आता है या फिर कहीं पर ठेले पर वो सब्जियां बेचने वाला लगाता है, तो आप उससे लेने जाते हैं। तो इस तरह से मंडपिका होती थी, जिसे आप मंडी कहते हैं आज के टाइम में। उनमें ऐसी गलियाँ थी जो दुकानें और बाजार थे, जिन्हें हट और बाद में हाट कहा जाता था। और इसके अलावा यहाँ पर भिन्न भिन्न प्रकार के कारीगरों तथा शिल्पियों, जैसे कि कुम्हार यानी कि कुम्हारियों, तेलियों, शक्कर बनाने वालों, ताड़ी बनाने वालों, सुनारों, लोहारों, पत्थर तोड़ने वालों आदि के अलग अलग बाजार हुआ करते थे। कुछ व्यापारी तो नगर में स्थायी रूप से आकर अपना कारोबार करते थे, और कुछ जो थे अन्य व्यापारी वो नगर नगर घूमकर क्रय विक्रय किया करते थे। और आसपास और दूर दराज के व्यापारी इन नगरों में स्थानीय उपज खरीदने और दूरवर्ती स्थानों के उत्पाद जैसे कि घोड़े, नमक, कपूर, केसर, पान, सुपारी और काली मिर्च जैसे मसाले बेचने के लिए आते थे। तो उपज खरीदने यहाँ पे जो होता था भाई, दूर दराज के व्यापारी आते थे यहाँ पर स्थानीय उपज को खरीदने के लिए, और यहाँ पर मसाले बेचने के लिए भी आते थे। ये देखिए यहाँ पर दिखाया गया होट किस तरह से यहाँ पर मंडपिका का हो ये लगती थी, यहाँ पर जहाँ पर सब चीज़ें मिला करती थी। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पर आमतौर पर जो सामंत हुआ करते थे, आमतौर पर कोई सामंत यानी कि परवर्ती काल का जमींदार, उस टाइम पर सामंत मतलब जमींदार, तो उससे पहले हम इनको किस नाम से जानते थे, जमींदार। तो इन नगरों में या इनके आसपास किलेबंदी कर महल बना लेता था, और ऐसे सामंत व्यापारी, शिल्पकारों तथा उनके व्यापार की जो वस्तुओं पर क्या करते थे, कर लगाते थे। और कभी कभी इन करों के संग्रहण का अधिकार उन स्थानीय मंदिरों को प्रदान कर देते थे, जिनका निर्माण स्वयं उनके द्वारा या धनाढ्य जो व्यापारी थे उनके द्वारा कराया गया होता था। और ऐसे अधिकारों का उल्लेख अभिलेखों में किया गया है, जो आज भी पाए जाते हैं। यहाँ पर देखिए लकड़ी पर नक्काशी करता हुआ एक आप कारीगर दिखाई दे रहा है। बाजारों पर भी कर लगाए जाते थे। देखिए यह राजस्थान से प्राप्त एक 10वीं शताब्दी के अभिलेख का सारांश है, जिसमें वो शुल्क दिए गए हैं जो मंदिर के प्राधिकर्ताओं द्वारा वस्तुओं के रूप में वसूल किए जाते थे, जैसे कि शक्कर, गुड़, रंग, धागा, सुई, नारियल, नमक, सुपारी, मक्खन, तिल के तेल पर और कपड़े पर लगाए गए कर, इन सब पर कर लगाया जाता था। इसके अलावा व्यापारियों पर, धातु की चीज़ें बेचने वालों पर, आसवकों पर, तेल, पशु चारे और अनाज के जो बोरे हुआ करते थे, अनाज के बोरों पर भी कर लगाया जाता था। इनमें से कुछ कर तो वस्तु रूप में और कुछ अन्य नगद के रूप में वसूले जाते थे। तो इस तरह के सारे कर लगते थे, जो कि कुछ तो नगद पैसे से वसूले जाते थे जो भी उस टाइम की मुद्रा थी, और कुछ वस्तु के रूप में यहाँ पर इनसे लिए जाते थे कर। अब देखते हैं यहाँ पर बड़े और छोटे व्यापारियों के बारे में। तो व्यापारी कई प्रकार के हुआ करते थे, उनमें बंजारे लोग भी शामिल थे। कई व्यापारी, विशेष रूप से घोड़ों के व्यापारी, अपने संघ बनाते थे, जिनका एक मुखिया होता था, और वह मुखिया उनकी ओर से घोड़े खरीदने के इच्छुक जो योद्धा हुआ करते थे उन योद्धाओं से बातचीत करता था। क्योंकि व्यापारियों को अनेक राज्यों और जंगलों से होकर गुजरना पड़ता था, इसलिए वे आमतौर पर काफिले बनाकर एक साथ यात्रा करते थे, और अपने हितों की रक्षा के लिए व्यापार संघ यानी कि गिल्ड, इसको व्यापार संघ को क्या बोलते हैं, गिल्ड बनाते थे। दक्षिण भारत की अगर बात की जाए तो दक्षिण भारत में 8वीं शताब्दी और परवर्ती काल में ऐसे अनेक संघ थे। उनमें सबसे प्रसिद्ध था मणिग्रामम। तो मणिग्रामम और नानादेशी थे। ये व्यापार संघ प्रायद्वीप के भीतर और दक्षिण पूर्व एशिया तथा चीन के साथ भी दूर दूर तक ये व्यापार किया करते थे। इसके अलावा हुआ करते थे चेट्टियार और मारवाड़ी, ओसवाल जैसे समुदाय भी थे, जो आगे चलकर देश के प्रधान व्यापारी समूह बन गए। गुजराती जो व्यापारी थे, गुजराती व्यापारियों में हिंदू, बनिया और मुस्लिम बोहरा दोनों ही समुदाय शामिल थे। वे दूर दूर तक लाल सागर के बंदरगाहों व फारस की खाड़ी, पूर्वी जो अफ्रीका था वो, दक्षिण पूर्व एशिया तथा चीन से व्यापार किया करते थे। वे इन पत्तनों में कपड़े और मसाले बेचते थे, और इसी के साथ बदले में अफ्रीका से तो सोना लाया जाता था, हाथी दांत
और दक्षिण पूर्व एशिया और चीन से मसाले, टिन, मट्टी जो यहाँ पर ये टिन है, और मिट्टी के नीले बर्तन और चांदी ये लाया करते थे। तो मिट्टी के बर्तन भी और चांदी लाया करते थे। पश्चिमी घाट के तट नगरों में अरबी, फारसी, चीनी, यहूदी और सीरियाई ईसाई आकर यहाँ पर बस गए थे। लाल सागर के बंदरगाहों में बेचे जाने वाले भारतीय मसाले और कपड़े ये इतालवी व्यापारियों द्वारा खरीद लिए जाते थे और वहाँ से वे उन्हें आगे यूरोपीय बाज़ारों में वे पहुँचाते थे। इससे व्यापार से उन्हें बहुत लाभ होता था और उष्णकटिबंधीय जलवायु में उगाए जाने वाले मसाले जैसे कि काली मिर्च, दालचीनी, जायफल, सौंठ आदि यूरोपीय व्यंजनों के महत्वपूर्ण अंग बन गए थे और भारतीय सूती कपड़ा बहुत ही लुभावना होता था। ये चीज़ें ही यूरोपीय व्यापार को भारत तक खींच लेके आई, मतलब यही चीज़ें क्या करी, यूरोपीय व्यापार जो है भारत में आ गया इसी से ही। और समय के साथ साथ व्यापार और नगरों का जो रूप है वो किस प्रकार बदला, इसके बारे में हम शीघ्र ही आगे अभी पढ़ने वाले हैं। अब देखते हैं काबुल। काबुल जो कि अफ़गानिस्तान की कैपिटल है। सॉरी, देखिए, काबुल अपने पहाड़ी और विषम भूदृश्य के साथ 16वीं शताब्दी से राजनीतिक और वाणिज्यिक दृष्टि का महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। काबुल और कांधार ये प्रसिद्ध रेशम मार्ग से जुड़े हुए थे। साथ ही घोड़ों का व्यापार भी मुख्य रूप से इसी मार्ग से होता था। 17वीं शताब्दी में हीरो के एक सौदागर जो बैप्टिस्टे टैवर्नियर ने अनुमान लगाया था कि काबुल में घोड़ों का जो प्रति वर्ष का 30,000 रुपये का यहाँ पर व्यापार होता था, जो कि उन दिनों में एक बहुत ही भारी रकम समझी जाती थी। 30,000 रुपये उस टाइम में बहुत भारी रकम हुआ करती थी। और काबुल से मेवे, खजूर, गलीचे, रेशमी कपड़े और ताज़े फल ऊँटों पर लाद कर लाए जाते थे और उपमहाद्वीप तथा अन्य भागों में ये बेचे जाते थे। तो मेवे, खजूर, गलीचे, रेशमी कपड़े, ताज़े फल ये सब ऊँटों पर लाद कर वहाँ से लाए जाते थे और इनके अलावा गुलाम भी बिक्री के लिए यहाँ से लाए जाते थे। तो गुलामों की भी यहाँ पर क्या होती थी, बिक्री हुआ करती थी। अब देखते हैं यहाँ पर नगरों में शिल्प किस तरह से हुआ करते थे। तो पीतल के बने इस मोमबत्ती पर काला आवरण है। देखिए, जो पीतल की बनी हुई है यहाँ पर, पीतल के इस मोमबत्ती दान को देखो, इसके अंदर मोमबत्ती जलाई जाती है। तो ये मोमबत्ती दान है, इस पर काला आवरण है जो दिखाई दे रहा होगा आपको अच्छे से। तो बीदर के शिल्प जो हुआ करते थे, शिल्पकार, वो तांबे और चांदी में जड़ाई के काम के लिए इतने अधिक प्रसिद्ध थे कि इस शिल्प का नाम ही बीदरी पड़ गया। और पांचाल अर्थात विश्वकर्मा समुदाय, जिसमें सुनार, कसेरे, लोहार, राजमिस्त्री और बढ़ई आदि शामिल थे, मंदिरों के निर्माण के लिए आवश्यक थे। इसके अलावा जो राजमहलों, बड़े बड़े भवनों, तालाबों, जलाशयों के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते थे। और इसी प्रकार सालियार या फिर केकोलार जैसे जो बुनकर भी थे, जो कि समृद्धिशाली समुदाय बन गए थे और वे मंदिरों को भारी भारी दान दक्षिणा दिया करते थे। और वस्त्र निर्माण से संबंधित कुछ अन्य कार्य जैसे कि कपास को साफ करना, काटना और रंग भी स्वतंत्र व्यवसाय से ही बनाए गए थे। जो रंग भी थे वो कैसे थे, स्वतंत्र व्यवसाय से बनाए गए थे, जिनके लिए विशेषज्ञता की आवश्यकता होती थी। तो इस तरह के काम होते थे नगरों के अंदर। यहाँ देखिए, ये जो है ये शॉल का बॉर्डर है। आप देख सकते हैं कि ये जो शॉल है और यहाँ पर शॉल का बॉर्डर आज भी आपको इस तरह के देखने के लिए मिलते हैं। अब देखो, अब से 1000 साल पहले भी ये डिज़ाइन इस तरह से बनाए जाते थे। आज तो मशीनें आ गई हैं, लेकिन उस टाइम में किस तरह से हाथ से ही कारीगरी की जाती थी। अब देखते हैं शहरों के बदलते हुए भाग्य। कई शताब्दियों के लंबे समय में अहमदाबाद, गुजरात जैसे कुछ बड़े नगर व्यापारिक केंद्रों के रूप में विकसित हो गए, लेकिन तंजावुर जैसे कुछ अन्य नगर पहले की अपेक्षा विस्तार तथा महत्व की दृष्टि से सिकुड़ गए। इसी काल में पश्चिम बंगाल में भागीरथी नदी पर स्थित मुर्शिदाबाद जो था, वो रेशमी वस्त्रों का प्रसिद्ध यहाँ पर केंद्र के रूप में उभरा था। पश्चिम बंगाल में भागीरथी नदी के तट पर स्थित था मुर्शिदाबाद, और वह 1704 ईस्वी में बंगाल की राजधानी बन गया। लेकिन इसी शताब्दी के दौरान उनका सितारा डूब गया, क्योंकि वहाँ के बुनकर जो थे वो इंग्लैंड की मिलों से बनकर आए और सस्ते कपड़े के साथ प्रतियोगिता में न टिक सके, इसलिए। अब देखते हैं हम्पी, मसूलीपट्टनम और सूरत नज़दीक से एक नज़र। देखिए, ये जो आपको चित्र दिखाया गया है, यहाँ देखिए, ये हम्पी के अहाते की टूटी हुई दीवार से बुर्ज का दृश्य है कि ये टूटा हुआ दृश्य दिखाया गया है यहाँ पर आपको। तो देखेंगे यहाँ पर हम्पी के बारे में। तो हम्पी की वास्तुकला का सौंदर्य है।
हम्पी नगर जो कि कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों की घाटी में स्थित है। यहाँ नगर 1336 ईस्वी में स्थापित विजयनगर साम्राज्य का केंद्र स्थल था। हम्पी शानदार खंडरों से पता चलता है कि उस शहर की जो किलेबंदी है वो उच्च कोटि की थी। किले की दीवारों के निर्माण में कहीं भी गारे चूने जैसी किसी भी जोड़ने वाले मसाले का प्रयोग नहीं किया गया था और शिलाखंडों को आपस में फंसाकर गूंथा गया था। तो यहाँ पर ये जो बनाए गए हैं शिलाखंड, ये एक दूसरे के अंदर इन्हें घुसा के बनाया गया है। इसमें किसी प्रकार के मसाले का प्रयोग नहीं हुआ है। अब देखते हैं एक किलाबंद नगर। एक पुर्तगाल यात्री जिसका नाम है डोमिंगो पास के नाम से हम इसको जानते हैं। इसने 16वीं शताब्दी में हम्पी नगर का वर्णन किस तरह से किया है? तो इसने बताया कि गोवा से आने वाले लोग जिस प्रवेश द्वार से गुजरते हैं उस द्वार के भीतर राजा एक अत्यंत सुदृढ़ प्राचीन नगर बसा रखा था राजा ने, जो दीवारों और बुर्जों से सुरक्षित है। ये दीवारें अन्य नगरों की दीवारों जैसी नहीं हैं, बल्कि ये बहुत मजबूत राजगिरी का एक ऐसा नमूना है जो अन्य भागों में बहुत कम देखने के लिए मिलता है। उसके भीतर उसी नीति से बनाए गए भवनों की अत्यंत सुंदर कतारें हैं, जिनकी छतें जो हैं वो सपाट चपटी हैं। अगर यह बात की जाए, देखिए यहाँ पर अपने शासनकाल में विजयनगर के शासकों ने जलाशयों एवं नहरों के निर्माण में काफ़ी रुचि ली। मालदेवी नदी के ऊपर 1.37 किलोमीटर लंबे एक मिट्टी के बांध वाले अनंतराज सागर जलाशय का इन्होंने निर्माण कराया था। तो किन्होंने कराया था? ये विजयनगर के शासकों ने। कृष्णदेव राय ने दो पहाड़ियों के बीच देखिए कृष्णदेव राय जो है इसने क्या किया था? तो कृष्णदेव राय ने दो पहाड़ियों के बीच एक विशाल प्रस्तर यानी कि पत्थर बांध का एक निर्माण विजयनगर के निकट एक विशाल झील के निर्माण के लिए किया, जहां से जल को जल सेतु और नहरों के द्वारा बगीचों और खेतों से क्या की जाती थी? खेतों तक सिंचाई के लिए पहुंचाया जाता था। अगर यहाँ पर आप बात करें, चित्र देखो, ये जो चित्र दिखाया गया है हम्पी के विट्ठल मंदिर का है। तो ये है हम्पी के विट्ठल मंदिर का पत्थर का बना हुआ रथ। ये देखिए यहाँ पर हम्पी की वास्तुकला ये विशिष्ट प्रकार की थी। वहाँ के शाही भवनों में भव्य मेहराब और गुंबद थे। वहाँ स्तंभों वाले कई विशाल कक्ष थे, जिनमें मूर्तियों को रखने के लिए आले बने हुए थे। तो वहाँ पर खंबे यानी कि स्तंभ मिलते हैं, कई विशाल कक्ष थे और जिनमें मूर्ति रखने के लिए आले बने हुए थे। वहाँ सुनियोजित बाग बगीचे भी थे, जिनमें कमल टोड़ों की आकृति वाले मूर्ति कला के नमूने थे। 15वीं-16वीं शताब्दियों के अपने समृद्धि काल में हम्पी कई वाणिज्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों से गुंजायमान रहता था। उन दिनों हम्पी के बाजारों में मुस्लिम सौदागरों, चेट्टियों, पुर्तगालियों जैसे यूरोपीय व्यापारियों के एजेंटों का जमघट यहाँ पर लगा रहता था उन दिनों में। अब देखेंगे, अगर यहाँ पर मंदिर जो था वो सांस्कृतिक गतिविधियों के केंद्र होते थे। मंदिर क्या थे भाई? सांस्कृतिक गतिविधियों के केंद्र होते थे। और देवदासियाँ विरूपाक्ष मतलब शिव। मंदिर के अनेक स्तंभ वाले विशाल कक्षों में देव प्रतिमा राजा तथा प्रजाजनों के समक्ष यहाँ पर नृत्य किया करती थी। महानवमी पर्व, जो आज दक्षिण भारत में नवरात्रि पर्व कहलाता है, उन दिनों हम्पी में एक अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व माना जाता था, ये महानवमी का। पुरातत्वविदों ने उस समय महानवमी मंच को खोज निकाला, जहां राजा अपने अतिथियों का स्वागत सत्कार किया करता था। तो और जो उनके अधीनस्थ व्यक्तियों से नजराने उपहार में लिया करता था राजा। वहीं विराजमान होकर राजा नृत्य एवं संगीत तथा मल्लयुद्ध के कार्यक्रम भी देखा करता था। 1565 में दक्कनी सुल्तानों गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर, बरार और बीदर के शासकों के हाथों विजयनगर की पराजय के बाद हम्पी का जो है यहाँ पर विनाश हो जाता है। अब बात करेंगे यहाँ पर सूरत पश्चिम प्रवेश का द्वार कैसे कहलाता था। तो यहाँ पर सूरत की बात की जाएगी। तो देखिए, वाणिज्य केंद्र जान लेते हैं पहले क्या होता है। तो एक ऐसा स्थान जहाँ पर विभिन्न उत्पादन केंद्रों से आने वाला जो माल है वो खरीदा और बेचा जाता है, उसको कहते हैं वाणिज्य का केंद्र। तो यहाँ पर ये सूरत है, जो कि पश्चिम का प्रवेश द्वार कहलाता है। सूरत मुगल काल में कैम्बे, आज के खंबात, और कुछ समय बाद के अहमदाबाद के साथ साथ गुजरात में पश्चिमी व्यापार का वाणिज्य केंद्र बन गया। सूरत और मुझ की खाड़ी से होकर पश्चिमी एशिया के साथ व्यापार करने के लिए मुख्य द्वार था।
सूरत को मक्का का प्रस्थान द्वार भी कहा जाता था, क्योंकि बहुत से जो हज यात्री थे वो जहाज़ से यहीं से रवाना होते थे हज के लिए, तो इसलिए इसको क्या कहा जाता था, मक्का का प्रस्थान द्वार भी कहते थे सूरत को ही। सूरत जो था ये एक सर्वदेशीय नगर था, जहाँ सभी जातियों धर्मों के लोग रहते थे। 17वीं शताब्दी में वहाँ पुर्तगालियों, डचों और अंग्रेज़ों के कारखानों एवं माल गोदाम थे। अंग्रेज इतिहासकार ओविंगटन ने 1689 में सूरत बंदरगाह का वर्णन करते हुए लिखा है कि किसी भी एक वक्त पर भिन्न भिन्न देशों के औसतन 100 जहाज इस बंदरगाह पर लंगर डाले देखे जा सकते थे। यानी कि ये जो एक वक्त ऐसा था कि अलग अलग देशों के औसतन 100 जहाज जो हैं यहाँ पर इस बंदरगाह पर लगे हुए देखे जा सकते थे। तो इससे आप देख सकते हैं कि ये जो सूरत का जो बंदरगाह है ये कितना यहाँ पर फेमस बंदरगाह रहा होगा, कितना यहाँ पर अधिक व्यापार होता होगा। तो सूरत की अगर यहाँ बात की जाए तो सूरत में ऐसी अनेक दुकानें थी जो कपड़ा, थोक और फुटकर कीमतों पर बेची जाती थी। सूरत के वस्त्र अपने सुनहरे गोटा किनारियों जैसे जरी के लिए प्रसिद्ध थे और उनके लिए पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप में बाजार उपलब्ध थे। राज्य ने विश्व के सभी भागों से नगर में आने वाले लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनेक विश्राम गृह बना रखे थे। वहाँ भव्य भवन और असंख्य मनोरंजक स्थल थे। सूरत में काठियावाड़ी सेठों तथा महाजनों की बड़ी बड़ी साहूकारी कंपनियाँ उल्लेखनीय हैं कि सूरत से जरी की हुई जो हुंडियाँ थी, हुंडियों को दूर दूर तक मिस्र में काहिरा, इराक में बसरा और बेल्जियम में एंटवर्प के बाज़ारों में मान्यता प्राप्त था। अच्छा, हुंडी क्या होता है जान लेते हैं पहले। हुंडी एक ऐसा दस्तावेज जिसमें एक व्यक्ति के द्वारा जमा कराई गई रकम दर्ज रहती है और हुंडी को कहीं अन्यत्र प्रस्तुत करके जमा की गई राशि प्राप्त की जा सकती थी, तो इसे हुंडी कहा जाता था। किंतु 17वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में सूरत का भी अधःपतन हो गया। इसके कई कारण थे। पहला जिनमें दिखाया गया है यहाँ पर, यह है मुग़ल साम्राज्य के पतन के कारण। जब मुग़ल साम्राज्य का पतन हो रहा था, उसके पतन के कारण जो बाजार थे, बाजारों तथा उत्पादकता की हानि, पुर्तगालियों द्वारा समुद्री मार्गों पर नियंत्रण और बम्बई, वर्तमान में जिसे मुंबई कहते हैं, उससे प्रतिस्पर्धा, जहां 1668 में इस अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना मुख्यालय स्थापित कर लिया। आज सूरत एक महत्वपूर्ण वाणिज्यिक केंद्र है। अब देखेंगे जोखिम भरा दौर, ये जो मसूलीपट्टनम है उसके लिए एक चुनौती। तो जोखिम भरा हुआ दौर है मसूलीपट्टनम के लिए एक चुनौती। तो मसूलीपट्टनम या मछलीपट्टनम नगर ये कृष्णा नदी के डेल्टा पर स्थित है। 17वीं शताब्दी में यह भिन्न भिन्न प्रकार की गतिविधियों का नगर था। हॉलैंड और इंग्लैंड दोनों देशों की जो ईस्ट इंडिया कंपनियां थी, कंपनियों ने मसूलीपट्टनम पर नियंत्रण प्राप्त करने का प्रयत्न किया, क्योंकि तब तक वह आंध्र तट का सबसे महत्वपूर्ण पत्तन बन गया था। मसूलीपट्टनम का जो किला है ये हॉलैंड वासियों ने बनाया था। तो मसूलीपट्टनम का किला किसने बनाया था? हॉलैंड वासियों ने बनाया था। अब देखते हैं यहाँ पर मछुआरों का एक गरीब नगर। तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक गुमाश्ते विलियम मेथवर्ल्ड ने 1620 ईस्वी में इन शब्दों में मसूलीपट्टनम का वर्णन किया था। यह गोलकुंडा का एक मुख्य पत्तन मतलब होता है बंदरगाह या पोर्ट, पत्तन है जहां परम पूज्य ईस्ट इंडिया कंपनी अपना एजेंट रखती है। यह एक छोटा नगर है पर जो घना बसा हुआ है, बिना किसी चार दीवारी के और ख़राब तरीके से बना हुआ, न ही यह अच्छी जगह स्थित है और इसके सभी जो जल स्रोत है वो खारे पानी के हैं। पहले यह एक गरीब मछुआरा नगर था। आगे चलकर यहाँ जहाज़ों के लिए लंगर डालने की सुविधा हो गई, जिससे व्यापारी लोग यहाँ रहने लगे। और चूँकि हमारे तथा हॉलैंड के निवासी इस तट पर आते जाते रहते हैं तो उनके लिए यहाँ पर निवास की व्यवस्था करता है। अब देखते हैं गुमास्ता क्या होता है, पहले जान लेते हैं गुमास्ता। तो ये यूरोपीय ट्रेडिंग कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों का जो अधिकारी है, प्रभारी अधिकारी जो होता था यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी की, वही कहलाता था तुम्हारा गुमाश्ता। गोलकुंडा के कुतुबशाही शासकों ने कपड़ों, मसालों और अन्य चीज़ों की बिक्री पर शाही एकाधिकार लागू किया, जिससे कि वहाँ का व्यापार पूरी तरह ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में न चला जाए। विभिन्न व्यापारी समूहों
गोलकुंडा के कुलीन वर्गों, फारसी सौदागरों, तेलुगु कोमटी चेट्टियार और यूरोपीय व्यापारियों ने नगर को घनी आबादी वाला और समृद्धिशाली बना दिया। जब ये हुआ करते थे मुगलों ने गोलकुंडा तक अपनी शक्ति बढ़ा ली, तो उनके प्रतिनिधि सूबेदार थे जिनका नाम था मीर जुमला। मीर जुमला ने, जो कि स्वयं एक सौदागर था, पोलैंड वासियों और अंग्रेजों को आपस में भिड़ाना इसने शुरू कर दिया। फिर 1686-87 में मुग़ल बादशाह औरंगजेब ने गोलकुंडा को मुग़ल साम्राज्य में मिला लिया। जब इन्होंने गोलकुंडा को अपने इसके अंदर मिला लिया, मुग़ल साम्राज्य के अंदर, अब जो यूरोपीय कंपनियों के सामने अन्य विकल्प ढूंढने की यहाँ पर समस्या खड़ी हुई। कंपनी की नई नीति के अंतर्गत केवल इतना ही पर्याप्त नहीं था कि पत्तन यानी कि जो बंदरगाह है वो भीतरी प्रदेश के उत्पादन केंद्रों के साथ संबंध बनाए रखें, बल्कि इस बात पर भी आवश्यकता महसूस की गई कि कंपनी के जो नए केंद्र एक राजनीतिक, प्रशासनिक, वाणिज्यिक भूमिका भी अदा करें। यानी कि अब इनका व्यापार से पेट नहीं भरने वाला केवल, अब इन्होंने राजनीति, प्रशासन और वाणिज्यिक भूमिकाएं सब अदा करें, इस तरह की आशाएं लगाईं। और जब कंपनी के व्यापारी बम्बई, वर्तमान में मुंबई, कलकत्ता और मद्रास यानी कि जिसे हम चेन्नई कहते हैं वर्तमान में, चले गए, तब मसूलीपट्टनम अपने व्यापार और समृद्धि दोनों ही खो बैठा और 18वीं शताब्दी के दौरान उसका अधःपतन हो गया और आज वह एक छोटे से जीर्ण शीर्ण नगरों से अधिक कुछ नहीं है मसूलीपट्टनम। नए नगर और व्यापारियों की बात करते हैं तो 16वीं और 17वीं शताब्दी में यूरोप के देश व्यापारिक उद्देश्यों से मसालों और कपड़ों की तलाश में लगे हुए थे, जो यूरोप और पश्चिमी एशिया दोनों जगह लोकप्रिय हो गए थे। अंग्रेजों, होलैंड वासियों और फ्रांसीसियों ने पूर्व में अपनी वाणिज्यिक गतिविधियों का विस्तार करने के लिए अपनी अपनी ईस्ट इंडिया कंपनियां बनाई। प्रारंभ में तो मुल्ला अब्दुल गफूर और वीरजी वोरा जैसे कुछ बड़े भारतीय व्यापारियों ने, जिनके पास बड़ी संख्या में जहाज़ थे, उनका मुकाबला किया, किंतु यूरोपीय कंपनियों ने समुद्री व्यापार पर अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए अपनी नौशक्ति का प्रयोग इन्होंने किया, यानी कि अपनी जो समुद्री सेना थी उसका प्रयोग किया और भारतीय व्यापारियों को अपने एजेंट के रूप में कार्य करने के लिए इन्होंने मजबूर कर दिया। अंततः जो अंग्रेज थे, इन्होंने उपमहाद्वीप में सर्वाधिक सफल वाणिज्यिक एवं राजनीतिक शक्ति के रूप में उभर कर ये यहाँ पर स्थापित हो जाते हैं अंग्रेज। वस्त्रों जैसी वस्तुओं की जो मांगों में तेजी आ जाने से अधिकाधिक लोगों ने यहाँ पर कताई, बुनाई, ढलाई, रंगाई आदि का जो धंधा है वो अपना लिया और इससे इन शिल्पों का विस्तार हुआ। भारतीय वस्त्रों के रंग और रूप और डिज़ाइन ये अधिकाधिक परिष्कृत होते गए और किंतु इस काल में जो शिल्पकारों की जो स्वतंत्रता है वो घटने लगी। शिल्पी जन पेशगी की प्रणाली पर काम करने लग गए, जिसका अर्थ ये होता था कि उन्होंने जिस भी यूरोपीय एजेंट से पहले ही पेशगी ले ली थी, उन्हीं के लिए उन्हें कपड़ा बुनना होता था। अब बुनकरों को जब पहले से पैसे ले लेंगे, पेशगी ले लेंगे पहले से, तो उनका ही काम करना पड़ेगा और उन बुनकरों को अपना कपड़ा या बुनाई के नमूने बेचने की स्वतंत्रता उन्हें नहीं थी। उन्हें तो कंपनी के एजेंट द्वारा निर्धारित डिज़ाइन के कपड़े उन्हीं की मांग के अनुसार बनाने पड़ते थे। 18वीं शताब्दी में बम्बई, कलकत्ता और मद्रास नगरों का उदय होता है, जो आज प्रमुख महानगर हैं। शिल्प और वाणिज्य में बड़े बड़े परिवर्तन आए जब बुनकर जैसे कारीगर तथा सौदागर ये यूरोपीय कंपनियों के द्वारा बनाए गए इन नगरों में स्थापित ब्लैक टाउन्स में स्थानांतरित हो गए। ब्लैक यानी कि देसी व्यापारियों और जो शिल्पकार थे, शिल्पकारों को इन ब्लैक टाउन्स में सीमित कर दिया गया, जबकि जो गोरे शासकों ने मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज और कलकत्ता में फोर्ट सेंट विलियम की शानदार कोठियों में अपने आवास बनवाए। 18वीं शताब्दी में शिल्प कलाओं और वाणिज्य की जो कहानी है वो हम आगे पढ़ेंगे। ये देखिए, ये जो चित्र यहाँ पर दिखाया गया है, यहाँ पर ये प्रारंभिक 19वीं सदी में ये बम्बई की सड़क का एक चित्र दिखाया गया है। तो बम्बई की सड़क का आप यहाँ पर ये चित्र देख सकते हैं, किस तरह से यहाँ पर जो लोग हैं वो काम करते थे, किस तरह से यहाँ पर चीज़ें चला करती थी। देखिए कैसे सेट बन के चल रहा है ये व्यापारी लोग यहाँ पर, और ये देखिए यहाँ पर मजदूर किस तरह से पड़े हैं, यहाँ पर ये काम कर रहे हैं, धूप में यहाँ पर लेके जा रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं उस तरह की उस टाइम पर जो नगर था वो किस तरह का था।
अब बात करते हैं वास्को डी गामा की और क्रिस्टोफर कोलंबस की। ये हमारा चैप्टर फिनिश हो चुका है, अब ये उससे अलग कुछ चीज़ें दी गई हैं वो जानते हैं। तो 15वीं शताब्दी में जो यूरोपीय नाविक थे, इनके द्वारा समुद्री मार्ग खोजने के लिए अभूतपूर्व कार्य किए गए और उनमें से अनेक नाविक भारतीय उपमहाद्वीप तक पहुंचने का मार्ग खोजने और मसाले प्राप्त करने की इच्छा से प्रेरित थे। इसी में नाम आता है पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा का। वास्को डी गामा जो थे, ये अटलांटिक महासागर के साथ साथ यात्रा करते हुए कैप ऑफ गुड होप से निकलकर हिंद महासागर को पार करके भारत पहुंचे और उसने अपनी पहली यात्रा को पूरा करने में 1 वर्ष से भी अधिक का समय लगा। फिर 1498 यानी 1498 में कालीकट पहुंचाए और उसके अगले ही वर्ष पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन लौट गया। इस समुद्र यात्रा के दौरान उसके 4 में से 2 जहाज नष्ट हो गए और 170 यात्रियों में से केवल 54 ही जीवित बचे। इन प्रत्यक्ष खतरों के बावजूद जो मार्ग खोले और खोजे गए वे अत्यंत लाभकारी सिद्ध हुए और उसके बाद तो अंग्रेज, होलैंडवासी और फ्रांसीसी नाविकों ने उसका अनुसरण करना भी यहाँ पर प्रारंभ कर दिया। तो देख सकते हैं कितना जोखिम भरा काम था। 170 में 54 लौटे वापस, लेकिन फिर भी इन्होंने यहाँ पर उसको बंद नहीं किया। ये अपना भैया कंटिन्यूटी में भारत आते रहे और व्यापारिक मार्ग खोज लिए तो व्यापार करना भी शुरू कर दिया। अब देखिए यहाँ पर ये जो चित्र दिखाया गया है, ये वास्को डी गामा ही है जिन्होंने भारत की खोज की। भारत पहुँचने के लिए समुद्री मार्गों की खोज का एक अन्य सुपरिणाम निकला जिसकी किसी को कोई आशा ही नहीं थी। एक इटलीवासी क्रिस्टोफर कोलंबस ने भारत पहुंचने का मार्ग खोजने के लिए अटलांटिक महासागर को पार करके पश्चिम की ओर यात्रा करने का निश्चय किया। उसने सोचा था कि चूंकि पृथ्वी गोल है इसलिए वह पश्चिम की ओर से भी भारत पहुंच सकता है और 1492 ईस्वी में वेस्ट इंडीज़ के तट पर वो पहुंचता है। वेस्ट इंडीज़ का नाम इसी भ्रांति के कारण पड़ा है कि इंडिया के वेस्ट में गया था। ये इंडिया की खोज में निकला था लेकिन इंडिया को नहीं खोज पाया, इसलिए ये जिन जिन द्वीपों पर ये गया उन सबको मिला के वेस्ट इंडीज़ कहा जाता है क्योंकि इंडिया के वेस्ट में है। उसके पीछे स्पेन और पुर्तगाल के नाविक और विजेता भी वहाँ आते रहे और उन्होंने मध्य और दक्षिणी अमेरिका के बड़े बड़े भागों को अपने कब्जे में कर लिया और अक्सर उन प्रदेशों की पहले वाली जो बस्तियां हैं उनको नष्ट कर दिया। ठीक है, चलिए तो यहाँ चैप्टर हमारा ही फिनिश हो जाता है। फिर मिलेंगे कल एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा और अगर कोई भी दिक्कत हो, कुछ समझ ना आई हो तो आप बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं और इनको आप फिल कीजिएगा। ये हमने अच्छे से यहाँ पर कवर किए हैं, अच्छे से पढ़ी हैं ये हमने, ये वाले आपको फिल करने कॉमेंट में बताना है। तो चलिए फिर मिलेंगे कल नए एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।